शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और तमाम अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी नमस्कार जी, तो आज हम बात करने वाले हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और चुनावों का जो रिजल्ट है वो भी सामने आ चुका है। और ये अन्य राज्यों में जिस तरह से जो बीजेपी सरकार है, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बहुमत से वहां पर वो जीती है। और पंजाब में भी हम कह सकते हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीती है। और 5 राज्यों में जो कांग्रेस है उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है। अब सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी साल है और इस पर क्या कितना असर हम कह सकते हैं कि हिमाचल में इसका देखने को मिलेगा? जी हाँ, चुनावी वर्ष में जो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि प्रदेश में जो है पिछले लंबे समय से जो है कोई भी सरकार जो है रिपीट नहीं कर रही है। ऐसे में जो है जो कांग्रेस जो पार्टी है प्रदेश में जो है सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी है। उसको लगता है कि जैसे पिछली बार जो कई दशकों से जो सिलसिला चला हुआ है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो जो कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं, जैसे कि उत्तराखंड में आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे भी इसी तरह का सिलसिला चला था, लेकिन इस बार जो है उत्तराखंड में जो है बहुमत मिल गया है भाजपा को। तो ऐसे में जब वहां पे जो मिशन रिपीट जो एक किस्म से करने में जो भाजपा सफल रही है, वही परिदृश्य जो है या उसी मौके को जो है प्रदेश में जो है भाजपा जो सत्तारूढ़ है उसको भुनाना चाहती है। लेकिन जो पिछले अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ अरसे पहले या कुछ माह पहले जो उपचुनाव हुए हैं, उसके जो परिणाम है जो वो हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए जो है वो सुखद नहीं रहे हैं। चारों की चारों सीटें, चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र हो या 3 विधानसभा उपचुनाव हो, उसमें जो है कांग्रेस को जो है सफलता हाथ लगी थी और भाजपा को जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में भाजपा निश्चित तौर पर उत्साहित जरूर है कि जहां पर जो 4 राज्यों में उसकी सरकार थी वहां पे जो है उसकी जो है सत्ता में फिर से वापसी हुई है। और कांग्रेस को झटका ये है कि जहां पे हमारा जो पड़ोसी जो राज्य है उसकी कांग्रेस में जो सरकार थी चरणजीत चन्नी के नेतृत्व में चल रही थी, वो जो है सत्ता से बाहर हो गई है। और इस बीच जो एक जो तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा कि पंजाब में एक इस बार आम आदमी की एक तरह से सुनामी कह लीजिएगा कि जो है उसने जो है भाजपा तो वहां पे फिलहाल जो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जो सत्तारूढ़ जो कांग्रेस थी वहां पे उसको जो है उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया। और यही जो विषय है उसको जो है यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो है आम आदमी पार्टी उसको भुनाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर जो 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है अपने अपने तरीके से जो है ये विश्लेषण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हम हिमाचल प्रदेश की सत्ता में जो है काबिज हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही जो रुझान है मतगणना के सामने आ रहे थे, जी। तो यहाँ पर विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोग मौजूद थे, तो वो खुशी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। दिन के समय में जब मुख्यमंत्री बाहर आए और उन्होंने पत्रकारों से जब बातचीत भी की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनका पूरी तरह से सफाया हो गया और अब हिमाचल में भी इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है खुद जो है इन चुनावी नतीजों से उत्साहित है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही नहीं, पूरी जो भाजपा आप ये कह लीजिएगा जो सत्ता संगठन से जुड़े जो भी बड़े नेता है या जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है। और आज जो है विजय रैली भी निकाली गई कांग्रेस की तरफ से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और उनके जो कई जो मंत्रिमंडल सहयोगी है वो जो प्रदेश भाजपा कार्यालय दीप कमल पहुंचे। और दूसरी तरफ जो अगर आपने ध्यान दिया होगा जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर एक तरह से एक सन्नाटा पसरा रहा। और आज कांग्रेस के जो नेता जो है, बड़े नेता भी जो है थोड़ा मीडिया से इस विषय पे बात करने से थोड़ा कतराते भी रहे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें और जो उनके जो मंत्रिमंडल के जो वरिष्ठ सहयोगी है उन्होंने भी जो है विधानसभा में जब हाउस में जो चर्चा हो रही थी, सदन चल रहा था, चाहे प्रश्नकाल है या फिर जो संकल्प जो लेकर जो है आए थे जो विपक्ष की तरफ से जो सदस्य, उस पर जब चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने कांग्रेस को जो है टोका जरूर वहां पे कि जी आपका वहां पूरे प्रदेश से जो है जो जहां पे आज चुनाव हुए हैं और देश के अन्य राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का, तो आप भूल जाइए कि आप फिर से हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता में आ सकते हैं। यानी
कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एक थोड़ा झटका जरूर लगा है, जो वो आसानी से जो उम्मीद पाले बैठी थी कि हिमाचल प्रदेश में उस सत्ता में आ सकती है, और थोड़ा बूस्ट जो आप ये कह लीजिएगा कि भाजपा को मिला है। लेकिन जो पिछले जो उपचुनावों के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर भाजपा को जो है थोड़ा सा एक आप ये कह लीजिएगा डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ रणनीति बनानी होगी अगर सत्ता में वापस आना है। जी, बीजेपी की जो खुशी है वो तो देखते ही बन रही थी, जिस तरह से उन्होंने जश्न भी बनाया दीप कमल में वहां पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हमने देखा कि उनकी तरफ से भी जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है वहां पर। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी भी उम्मीद में है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राज्यों की तरफ आप अभी मत देखिए, ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि हिमाचल में जो भाजपा की जो स्थिति है वो सभी लोग उससे वाकिफ है। तो मतलब पूरी तरह से वो अभी भी आश्वस्त है, वो अभी भी उम्मीद बनाए बैठे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो फिर से सत्ता में आने वाली है। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर लीजिए मुकेश अग्निहोत्री की, या जो दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो निश्चित तौर पर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इस उम्मीद का एक बड़ा कारण जो तर्क दे रहे हैं, जो पिछले जो उपचुनाव हुए हैं 4, उसमें जो है कांग्रेस को जो है शानदार जीत मिली है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार हो, प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, ऐसे में अगर आप संसदीय क्षेत्र से जो है जीत जाते हैं और 3 विधानसभा उपचुनाव भी जीत जाते हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा उत्साह देने वाला जरूर है। हालांकि उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि एक महंगाई जो एक बड़ा फैक्टर जो है काम किया उसने इन उपचुनाव में, और इसी उम्मीद के सहारे जो है कांग्रेस को लगता है कि हम प्रदेश की सत्ता में वापस आ सकते हैं। जी, और कांग्रेस पार्टी की अगर हम आपको जानकारी तो वो उनका कहना भी यही था कि बाई इलेक्शन में जिस तरह से यहाँ पर जनता ने सहयोग दिया, तो विधानसभा इलेक्शन में भी उन्हें इस तरह से पूरा समर्थन मिलने वाला है जनता का। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी भी वो जिस तरह की उम्मीद वो जता रहे हैं आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए। लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कभी भी जो सरकार है वो रिपीट नहीं कर पाई है। लेकिन अब जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं और अभी 5 राज्यों का जो रिजल्ट है वो भी आउट हो चुका है, तो आपको लगता है कि हिमाचल में भी इस बार जो बीजेपी है वो रिपीट कर पाएगी? जो काफी लंबे अरसे से ये जो एक परंपरा है हिमाचल की, वो टूट सकती है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछला जो एक कई दशकों का जो एक सफर रहा है, जो हिमाचल का जो राजनीतिक सफर, उसमें सरकारें जो है रिपीट नहीं कर पा रही है। उसमें बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वीरभद्र सिंह हो, प्रेम कुमार धूमल हो या शांता कुमार हो, वो जो है अपनी सरकारों को जो है वापस नहीं ला पाए प्रदेश में सत्ता में। और इस बार एक जो कांग्रेस को एक लगता है कि जो इस बार भाजपा सत्ता से बाहर जा सकती है, उसका एक जो कारण उनको लगता है कि कर्मचारी वर्ग कहीं ना कहीं सरकार से इस समय नाराज चल रहा है, चाहे वो ओपीएस का इशू हो, चाहे आउटसोर्स का मसला हो, और जो दूसरे जो तमाम मसले हैं जिनको लेकर आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, या करुणा मूलक संघ जो 200 दिन से ज्यादा जो जिनका अनशन जो है शिमला में जारी है, और एक तमाम इन सभी विषयों को भुनाना चाहती है। और महंगाई का इशू है और बेरोजगारी का जो मसला है, इन विषयों को तो कांग्रेस बार बार भुना रही है। फिर प्रदेश पे जो लगातार जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, और इस बार का जो बजट है उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश पर जो है 62,300 करोड़ के आसपास अभी कर्ज है। लेकिन जो एक दर्शाया गया है बजट में कि जो है प्रदेश सरकार 70,000 करोड़ के करीब तक इस वित्त वर्ष में कर्ज ले सकती है, लेकिन अभी तक जो कर्ज लिया गया है वो 62,000 माफ कीजिएगा, वो कम लिया गया है। और इसी मुद्दे को जो है कांग्रेस ने भी आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी भुनाया कि प्रदेश की जो सरकार है सिर्फ कर्जों पे चल रही है, और जो वित्तीय प्रबंधन है वो सही नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस सरकार को जरूर घेर रही है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जो नरेंद्र मोदी केंद्र में जब से सत्ता में आए हैं, या अमित शाह की जो टीम है, या नड्डा की जो टीम है, ये एक जो भाजपा का एक प्रबंधन रहता है चुनाव के समय, वो एक बेहतर जो है एक बूथ स्तर से, एक पन्ना प्रमुख से लेकर जो रहता है, वो कांग्रेस के लिए जो है एक सिरदर्द का कारण बन सकता है। और जिस तरह का प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड में किया है, अगर इसी मतलब मसले को लेकर या ऐसे ही वो आगे बढ़ती है, तो हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट ऐसा नहीं लगता कि नहीं हो सकता। लेकिन जो पिछला जो अनुभव कहता है, वो अब तक जो है काफी जो कुछ दशक रहे हैं, वो मिशन रिपीट की राह में जो है बाधा बनी है, और उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी जो मुख्य रूप से जो रहा है।
जी। जो कांग्रेस है वो विधानसभा में इन चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो करेगी और लोगों के बीच में भी जाएगी इस संदेश को लेकर कि किस तरह का काम यहाँ पर प्रदेश सरकार कराए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो आम आदमी पार्टी है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, और जिस जो जो मुद्दे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है, चाहे कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे अन्य जो हम चीजें देख रहे हैं, कर्ज की बात की जाए, कोविड की बात की जाए, महंगाई और बेरोजगारी की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो फिर से अब लोगों के बीच में यहाँ पर उतरने वाली है। और आज दिन के समय में जैसे जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, यहाँ पर जो प्रभारी है आम आदमी पार्टी के हिमाचल के, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि वो सीधे तौर पर घेरने वाले हैं अब जो प्रदेश सरकार है। और कांग्रेस को तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अगर उन्हें इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर काम करना होता तो शायद जनता को उन पर विश्वास होता, लेकिन इस बार जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। तो क्या लगता है सर आपको कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है वो हिमाचल में झाड़ू फेर पाएगी यहाँ पर, या फिर या नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने जो इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है नगर निगम शिमला के चुनाव है, और जिसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी अभी उत्साहित है। और जो उनकी जो रणनीति है वो उसकी जो पहली जो उनकी जो आप ये कह लीजिएगा कि चुनावी परीक्षा है वो नगर निगम शिमला है। और उन्होंने दावा किया है, हमारी जो प्रदेश के जो प्रवक्ता है SS जोगता, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है नगर निगम शिमला पर जो है अपना जो ध्यान जो है वो फोकस कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो जिन मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, या जो पंजाब में जो आपका प्रचंड जो बहुमत मिला है, अगर इसी आधार पर जो है फोकस करते हुए आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी आगे बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर जो है उसे जो है आम आदमी का जो है समर्थन मिल सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि एक बड़ा चेहरा आप कह लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय आम आदमी पार्टी के सामने नहीं है। अगर आप पंजाब की बात करते हैं या नई दिल्ली की बात करते हैं, तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनके पास एक बड़े चेहरे थे। और जो एक आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे से जुड़े, आंदोलन से जुड़े जो दोनों नेता थे, उसी तरह जो पंजाब में जो भगवत मान, जिनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया, तो वो पहले भी जो है उनको सियासी अनुभव रहा है, वो संसद सदस्य रहे हैं, और पहले भी जो है आपका प्रदर्शन पंजाब में बेहतर रहा है। जहां तक हिमाचल की बात है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव एक बार जरूर आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं, लेकिन जो अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। और इसका कारण, जो सबसे बड़ा एक कारण आप मान लीजिएगा कि एक जो बड़ा जो चेहरा या एक उनके पास जो अभी नहीं है। जी, पंजाब के अगर हम परिदृश्य से देखें तो वहां पर भाजपा का उतना ज्यादा बेस नहीं था, और वहां पर जो अकाली और कांग्रेस की आपस में जो हम कह सकते हैं साठगांठ उतनी अच्छे से नहीं बन पाई, जिस वजह से जो परिणाम है आज वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन हिमाचल में ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल में दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देना। देखिए, यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो एक कैडर वोट जो रहता है, भाजपा का अपना कैडर है, और दूसरा जो है कांग्रेस का अपना कैडर है। यहाँ पर तीसरे विकल्प के रूप में आपने ध्यान दिया होगा कि पंडित सुखराम ने कोशिश की थी युविका को स्थापित करने की, और वो मंडी तक सीमित होकर रह गए थे। और हालांकि उस समय जो है वो कांग्रेस को सरकार से बाहर करने में सफल हुए थे, और उन्होंने जो है प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में गठबंधन की जो है सरकार बनाई थी। इसके बाद जो है जब हिलोपा अलग हुई, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि महेश्वर सिंह जैसे चेहरे जो है, बड़े जो चेहरे हैं, वो जो है उन्होंने हिलोपा का गठन किया था। लेकिन महेश्वर सिंह उस समय खुद जो है सिर्फ अपनी ही सीट जो है बचा पाए थे, बाकी वो कोई भी जो उनका जो टिकट पे जो चुनाव लड़े थे वो जो है जीत हासिल नहीं कर पाए। हालांकि इसका असर ये जरूर रहा कि जो दूसरा जो दल है, जो जिस दल से वो होकर जो बाहर आए थे, उनके जो है उन्होंने वोट जरूर काटे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर तीसरे विकल्प के रूप में अगर आम आदमी पार्टी में यहाँ पे कांग्रेस या भाजपा से कोई जो चेहरे जो है यहाँ आते हैं, या कोई आपने देखा होगा कि कई बार टिकट आवंटन में ऐसा हो जाता है कि टिकट नहीं मिल पाते हैं, तो इस स्थिति में जो चुनावी परिदृश्य जो है
वो बदल सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पास कोई योजना होगी। निश्चित तौर पर अगर पंजाब जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो है उनके लिए कोई योजना ना हो। तो अगर कोई इस तरह की कोई योजना हो जिसमें धरातल से जुड़ के जो है वो काम करती है, तो निश्चित तौर पर नाराजगी कांग्रेस के प्रति भी लोगों में हिमाचल प्रदेश में रही है और भाजपा के प्रति भी रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जरूर जो है एक करिश्मा आप ये कह लीजिएगा कि कर सकती है, या किसी दोनों में से किसी दल का जो है समीकरण जो है वो बिगाड़ सकती है। जी, तो देखते हैं कि आने वाले समय में चाहे बात नगर निगम की चुनावों की करें या विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है उनका कितना जो मैजिक है यहाँ पर चल पाता है या नहीं, क्योंकि उनका यही कहना है कि दिल्ली का जो मॉडल है वो हिमाचल में लेकर आने वाले हैं। लेकिन स्थितियों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल चेंज है। दिल्ली की जो परिस्थिति और हिमाचल की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल चेंज है। और देखते हैं इस बार हिमाचल में बीजेपी रिपीट कर पाती है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल है उसमें जो संभावनाएं है फेरबदल की वो अब काफी ज्यादा मतलब और ज्यादा बढ़ गई है संभावनाएं। तो रिजल्ट आ गया है, बीजेपी 4 राज्यों में जीत गई, उसके बावजूद भी हिमाचल में यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल हो सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है जब हमने मीडिया कर्मियों ने जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस विषय को लेकर बात की, और पहले भी आपने ध्यान दिया होगा जितनी बार भी उनसे सवाल पूछा गया मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में, तो उनका एक सवाल जो है का जो उत्तर रहता है, उन्होंने कहा है कि राजनीति में ऐसी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। और अभी भी जो है उन्होंने कहा है कि जैसे ही 5 राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया जो है पूरी होती है, यानी सरकारें जो है ओथ ले लेती है, मुख्यमंत्री वहां पे काबिज हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हिमाचल से जुड़े विषयों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। और ऐसे में भाजपा जो है निश्चित तौर पे जो उपचुनाव में जो हार मिली है उसको हिमाचल प्रदेश में, उसका जरूर विश्लेषण होगा। और उसके लिए जो भाजपा जिनको जिम्मेदार मानती है, चाहे वो अंदर खाते से जो है भीतरघात हुआ हो, या जो दूसरे जो नेता है जिनको लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने की, या संगठन से किसी को बाहर करने की, या नए चेहरे को आगे बढ़ाने की, इस तरह की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। और आप ये मान के चलिए कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी वहां पे सरकारें जो है कार्यभार संभाल लेती है नई सरकारें, उसके बाद हिमाचल के विषय पर जो है भाजपा आलाकमान जरूर सोचेगा और कुछ ना कुछ फेरबदल की संभावनाएं पूरी है। और मुख्यमंत्री खुद जो है इस बात को मानकर चल रहे हैं। जी, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री है उनका दिल्ली का दौरा भी है, वहां पर भी वो बड़े जो शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री जो खुद है, क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश में अभी उत्तराखंड की तरह जो मुख्यमंत्री चुनावों से कुछ समय पहले ही बदला जा सकता है, इस तरह की कुछ संभावनाएं हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पर जो है विश्वास जताया है। इसका एक कारण ये रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ कोई सीधी तौर पर कोई आप ये कह लीजिएगा कि भ्रष्टाचार का या कोई दूसरे आरोप नहीं है, और वो युवा नेता के रूप में युवा नेता है, और 5 बार वो विधानसभा से में चुनकर आए हैं। तो ऐसे में भाजपा उनको हिमाचल में अपना भविष्य देखती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा जो है लंबा दाव आप ये कह लीजिएगा कि उनको लेकर जो है उतारा था, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ बनाया गया था जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है विधानसभा उपचुनाव हार गए थे। लेकिन आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री के स्तर पर बदलाव हो सकता है या मंत्रिमंडल के स्तर पर बदलाव हो सकता है, यह जो है आलाकमान को तय करना है। लेकिन जो अब तक के जो संकेत मिले हैं, या आपने ध्यान दिया होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए हैं, या जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो संकेत मिले हैं, उनकी तरफ से अब तक जो संकेत ये मिले हैं कि मंत्रिमंडल या संगठनात्मक स्तर पे जो दूसरे फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को क्या भाजपा बदल सकती है, या जो इन जो 5 राज्यों के चुनाव में जो भाजपा को कोई फीडबैक मिला है उसके आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस विषय में जो है आने वाले समय में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल नई दिल्ली जा रहे हैं, तो वो उनका जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का कार्यक्रम है। और आपने ध्यान दिया होगा कि अभी केंद्रीय बजट आया है, और उसके बाद जो हिमाचल को क्या मिला या क्या नहीं मिला, इन सब विषय को लेकर जो हिमाचल को और क्या वित्तीय मदद मिल सकती है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रदेश सरकार का इस बार जो बजट आया है
उसमें विकास कार्यों के लिए राशि सिर्फ आप ये कह लीजिएगा सिर्फ 29 रुपए मिलती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का फोकस ये रहेगा कि केंद्र से अधिक योजनाएं मिले, वित्तीय मदद मिले। और जो दूसरा एक विषय मुख्यमंत्री के जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने की संभावना है। उनसे भी जो है एक जो विशेष औद्योगिक जो एक योजना है, जो पैकेज जो है उसको बढ़ाने को विषय को लेकर जो है वो बात करेंगे। वो 31 मार्च को जो है समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में दोनों जो मंत्रियों से फिलहाल उनका मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है और अभी संभावना भी कम है, क्योंकि प्रदेश के जो वरिष्ठ माफ कीजिए जो केंद्र के जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है उनका ध्यान जो है अभी 5 राज्यों में सरकार के गठन पर है। मुख्यमंत्री के कई जगह चेहरे का भी उनको बदला जाना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ निर्विरोध रूप से आप ये कह लीजिएगा कि वो पहले से लेकर चेहरा है, भाजपा की पसंद है। लेकिन जो अन्य राज्य में क्या होना है, मंत्रिमंडल का क्या आकार होना है, अभी इस विषय को लेकर ही जो है चर्चा आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में जब ये चुनाव प्रक्रिया या सरकारें बन जाती है तो उसके बाद ही जो है प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन कह लीजिएगा या मंत्रिमंडल विस्तार कह लीजिएगा, उस विषय पे जो है भाजपा जो है जरूर कोई ना कोई निर्णय लेगी। जी, तो ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और वहां से क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं, उसके बाद ही हम आपको अपडेट करवा पाएंगे। पर विधानसभा से संबंधित भी आपको हम अपडेट जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि आज जो विधानसभा में बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर वहां पर जो माहौल है वो करवाया। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हाटी समुदाय है उनका जो गिरिपार क्षेत्र है उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का जो मुद्दा है, एक बार फिर से जो ये सदन में ये जो मुद्दा है वो गूंजा। जो रेणुका से विधायक है हर्षवर्धन चौहान, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया कि क्यों इसको लेकर जो है काफी लंबे अरसे से एक हम कह सकते हैं कि नजरअंदाज इस चीज को किया जा रहा है, क्योंकि हाटी समुदाय जो है पिछले 40 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घोषणा कब इस चीज को लेकर की जाएगी। तो आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि अलग अलग तथ्यों के साथ ये जो मामला है केंद्र सरकार के सामने भी उठा दिया गया है। चाहे हम बात करें फॉर्मेलिटीज को लेकर, फाइल्स को लेकर, सारी चीजें, यहाँ तक कि जो एथनोग्राफी की जो रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पर जो नए सिरे से उठाया गया था। तमाम जो चीजें वो पूरी तरह से हो चुकी, लेकिन अभी भी जो गिरिपार का जो क्षेत्र है उसे क्यों जनजातीय क्षेत्र नहीं घोषित कर दिया गया है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो काफी लंबे अरसे की मांग है। तो कहाँ हम कह सकते हैं कि टेक्निकल जो चीजें हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हाटी समुदाय के जो लोग हैं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी अपना जता चुके हैं। इतने लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं। अब एक रोष भी उन लोगों के अंदर देखने को वहां पर मिल रहा है। लेकिन केंद्र के पास अगर हम कहें, सुरेश कश्यप भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं और मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं वो केंद्र के पास एक बार फिर से जो है इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेगा। मुख्यमंत्री कल दिल्ली जा ही रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर भी इस मुद्दे को लेकर जो चर्चा है वो की जा सकती है। जी हाँ, आज जो विधानसभा में जैसे कि आपने जानकारी दी, हर्षवर्धन चौहान जो शिलाई के विधायक है और दूसरे श्री रेणुका जी के से जो विनय कुमार है, उन्होंने इस मामले को जो है प्रश्नकाल के दौरान उठाया। तो इसके बाद जो है जो मुख्यमंत्री और जो हमारे जो जनजातीय मामलों के मंत्री है डॉक्टर रामलाल मारकंडा, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें डॉक्टर मारकंडा का कहना था कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो है इस विषय को उठाया जाता रहा है और लगभग 14 बार जो है इस विषय को लेकर जो है केंद्रीय मंत्रालय के साथ या केंद्रीय सरकार के साथ जो है पत्र व्यवहार हो चुका है। इसके अलावा जो दूसरी जो टेक्निकल चीजें होती है, रिपोर्ट्स होती है या किस जो आधार होता है जनजातीय का दर्जा देने के लिए, उन सब से संबंधित जो रिपोर्टें भी है वो भी जो है सम्मिलित की जा चुकी है केंद्रीय मंत्रालय के। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जो है इस विषय को पहले भी केंद्रीय मंत्रालय से उठा चुके हैं और उन्होंने जो तत्कालीन जो मौजूदा समय में, इस समय जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जब वो केंद्रीय गृह मंत्री होते थे तो उस समय भी जो है उनसे इस विषय को उठाया था। और आपने ध्यान दिया होगा कि बीते कुछ समय से जो है हाटी समुदाय इस बात से लेकर नाराज है कि जो है इस विषय को जो है प्रदेश सरकार के स्तर पे प्रभावी तरीके से नहीं उठाया जा पा रहा है और उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव के रूप में भी रहने वाला है और कोई भी आप ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा इस मुद्दे को जो है, इस विषय को जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और इससे जो है 2-3 विधानसभा क्षेत्र सीधे तौर पर जुड़े हैं, चाहे वो श्री रेणुका जी का मामला हो, शिलाई का हो या फिर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र हो। यहाँ पर जो एक जो
समुदाय के जो हमारे हिमाचली भाई बहन रहते हैं, उनकी जो दूसरा जो जौनसार बावर जो क्षेत्र जो आता है उत्तराखंड में, उनसे जो है आप लोक संस्कृति कह लीजिएगा, जो रीति रिवाज है वो काफी जो है मिलता जुलता है। ऐसे में जब पड़ोसी राज्य में जो है इसको दर्जा दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश भी उसी आधार पर जो है ये मांग कर रहा है। और जहां तक कल मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान इस विषय को उठाने की बात है, तो अगर केंद्रीय मंत्रालय में कोई अधिकारी या जो मंत्री है जो उपलब्ध होता है कल, तो मुख्यमंत्री जरूर इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उनका जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से जो मिलने का जो है अब तक का जो कार्यक्रम जो है तय है। जी, तो देखते हैं कितना जल्दी ये जो हाटी समुदाय की मांग है इसको पूरा किया जाता है या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो रोष है उनके अंदर काफी ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या फैसला सामने निकल कर आता है। अगली जो खबर है ये हम आपको विधानसभा से ही संबंधित है, जब मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से आज प्रदेश सरकार को तब घेरा गया जब जो 69 जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवेज है, उस मुद्दे को लेकर जब मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि अभी तक जो 69 जो हाईवेज उसमें से अभी एक भी हाईवे बनाने का जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया है। यह नेशनल हाईवे का इशू एक बहुत पुराना मसला है, और जब कांग्रेस में की सरकार थी प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, तो अंतिम वर्ष में जो है नितिन गडकरी जो केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री है, उन्होंने जो वर्ष 2016 में जो है 69 जो है 69 जो नेशनल हाईवे की घोषणा की थी, और इस पर जो अनुमानित लागत है लगभग 65,000 करोड़ के आसपास आनी है। तो ये नेशनल हाईवे जो है अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं, और इसी मुद्दे को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरा, और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से कहा कि आप माफी मांगिए, आपकी सरकार जो है 4.25 साल हो गए हैं, आप इसी विषय को लेकर कुछ नहीं कर पाए, और आपने जो है इसी विषय को लेकर जो है पिछला चुनाव भी लड़ा, और आपने 1 साल के कार्यकाल जब हमारी सरकार थी सत्ता में, तो हमारे को घेरते रहे कि हमने 1 साल में कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो है अंतिम वर्ष में जो है आपकी सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो क्यों जो है प्रदेश में जो है नेशनल हाईवे नहीं बन पाए। इस विषय पर जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया, तो उन्होंने एक बात तो स्पष्ट की कि जो 69 जो नेशनल हाईवे है जिसकी घोषणा जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी, वो एज इट इज जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी इनको डी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जो मामला है वो अभी जो है विचाराधीन है, मतलब इस विषय को लेकर बात जो है कहाँ फंसी है, इसमें जो है कुछ जो अधीन माफ कीजिएगा जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं उसको जो एक जो मानक जो तय होते हैं इसको लिए कुछ उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, उसके चलते भी जो है इसमें जो है एक परेशानी आई है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर कुछ नए जो है वो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, ये एक कारण है। और दूसरा कारण उन्होंने ये कहा कि जैसे एफसीए क्लियरेंस रहती है या जो दूसरे विषय, क्योंकि जो जितने भी नेशनल हाईवे या वो रहते हैं तो उसमें एक एफसीए क्लियरेंस हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि अभी तक इस दिशा में बात नहीं आगे बढ़ पाई है, अभी मसला जो है डीपीआर और उससे ही निचले स्तर का है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 69 से लेकर जो हमने पहले जो इसको शॉर्ट लिस्ट किया था, हमने 65 किया था कि इन पे थोड़ा सा काम हो जाए, फिर उसके बाद 65 से भी जो है हमने 25 सड़कों को चुना था कि इसमें पहले काम हो जाए, फिर उसके बाद जो है 9 जो सड़कें जो है और शॉर्ट लिस्ट कर दी गई। यानी एक उन्होंने कहा कि जो हम कहीं ना कहीं से जो है शुरुआत करना चाहते हैं, इसको लेकर जो औपचारिकताएं जो है पूरी की जाए। तो लेकिन जो आप ये कह लीजिएगा कि जो नेशनल हाईवे का जो इशू है अभी तक जो है अभी सिरे नहीं चढ़ पाया है, और ऐसा नहीं लगता कि आने वाले जो लंबा जो है समय लेगा, क्योंकि अगर सैद्धांतिक रूप से जैसे केंद्र सरकार ने पहले जरूर मंजूरी दी है, लेकिन जो दूसरा डीपीआर प्रोसेस रहता है या जो क्लियरेंस जैसे इशू जो रहते हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक जो है इनका निर्माण कार्य जो है संभव नहीं है। और इस विषय को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है, और कांग्रेस के जो दूसरे भी विधायक है वो समय समय तक जो है प्रदेश सरकार को घेरते रहते हैं। जी
जी, तो देखते हैं कब हिमाचल प्रदेश में ये जो नेशनल हाईवेज बनाने की बात की जाती है, क्लियरेंस मिल पाता है इस सरकार के। जब तक टेन्योर है तब तक हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली जो खबर है ये किसानों से जुड़ी हुई है। जब एक मुद्दा वहां पर जो है माकपा के विधायक है राकेश सिंघा, उनकी तरफ से उठाया गया, जो आपदा राहत जो राशि है उसको बढ़ाने को लेकर जो ये सरकारी जो संकल्प है उसे जो लाया गया है उस पर जब चर्चा की जा रही थी, तो इसके जवाब में जो जल शक्ति मंत्री है और राजस्व मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो मौसम पर आधारित जो फसल बीमा है उसमें जो मुआवजा किसानों को दिया जाता है वो काफी कम दिया जा रहा है। ये बात उनकी तरफ से यहाँ पर गई, या कुछ किसान ऐसे जिन्हें मुआवजा मिल ही नहीं पा रहा है। और उन्होंने ये बात भी जरूर मानी है कि इस बीमा योजना में जो किसान और जो बागवान है उनको इसकी वजह से काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं उसका सामना भी करना पड़ रहा है। और इस मामले में वो कई बार केंद्र से भी इस मसले को उठा चुके हैं। और जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार ने जो राहत नियमावली है उसके अनुसार जो राहत राशि मिलती है उसमें बढ़ोतरी की मांग जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनसे की है। और इसके बाद ये भी जरूर कहा है यहाँ पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कि जो फसल बीमा योजना है उसके तहत 3 अलग अलग जो शेयर है दिए जाते हैं किसानों को। इसमें जो 3 शेयर होते हैं, एक जो शेयर है वो किसान या बागवान का, दूसरा जो होता है वो प्रदेश का, और तीसरा जो शेयर है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है उसके तहत किसानों को जो लाभ है वो मिल ही रहा है। और ये जरूर उन्होंने बात कही है कि जो 14वां वित्त आयोग है उसमें राहत राशि को बढ़ोतरी करने की जो उम्मीद है फिलहाल वो बनी हुई है। और जो राज्य आपदा राहत जो फंड है उसमें 50% जो अभी जो खर्च है वो कोविड के ऊपर फिलहाल किया गया है। तो इस तरह से केंद्र के सामने ये जो मुद्दा यहाँ पर किसानों के सामने रखा गया है, और इसकी वजह से काफी परेशानी भी किसानों को आ रही है, क्योंकि फसलों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उन्हें नहीं मिल पाया है। तो देखते हैं जिस तरह से जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 14वां वित्त आयोग है उसमें राहत राशि की जो बढ़ोतरी है वो की जाती है या नहीं, ताकि जो किसान है इसके इंतजार कर रहे हैं अपने मुआवजे को लेकर, वो उन्हें उस वक्त मिल पाएगी उसी हिसाब से। तो अगली जो खबर है ये इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को लेकर है, जिसे लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब क्या होगा आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो शिक्षण संस्थान है वहां के लिए इसे किस तरह से लागू किया गया है, इसमें कुछ जो दिशा निर्देश है वो शिक्षण संस्थान के लिए यहाँ पर लागू किए गए हैं, और इसको लेकर उचित कदम उठाने की भी बात इस पॉलिसी के तहत की गई है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो नए प्रावधान भी है इस पॉलिसी के तहत कर दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अब किसी भी जो शिक्षण संस्थान में जब कोई स्टूडेंट दाखिला लेने के लिए जाएगा तो उसे पहले एक जो अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो किसी भी तरह का जो नशा है वो नहीं करेगा। अपने पूरे जो जिस चीज की स्टडी करने के लिए वो वहां पर इंस्टीट्यूट में है, वो उस दौरान किसी भी तरह का नशा वो नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या है, अब जो शिक्षण संस्थानों का जो कैंपस है वो पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाएगा। और ये अनिवार्य भी किया गया है जो शिक्षण संस्थान प्रबंधन है कि उस कैंपस को, अपने शिक्षण संस्थान को पूरी तरह से जो नशा मुक्त वो घोषित कर दे, जो कंपलसरी अब किया गया है इस पॉलिसी के तहत। और इसके बीच में अगर कोई जो स्टूडेंट है वो किसी भी तरह का जो नशीला पदार्थ करते हुए अगर किसी या इस तरह की एक्टिविटी में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो शिक्षण संस्थान है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि रस्टिकेट भी उस स्टूडेंट को किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई है वो भी स्टूडेंट के अगेंस्ट की जा सकती है। और इस जो शिक्षण संस्थान में इस दौरान एक जो क्लब भी वहां पर बनाया जाएगा, एंटी ड्रग जो क्लब है उसका भी निर्माण वहां पर स्कूलों में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को वहां पर जो नशा जो मुक्त करने के लिए अलग अलग जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे शिक्षण संस्थान में। और तमाम जो चीजें हैं इसमें जो है शिक्षण संस्थान में किस तरह से इस अभियान को चलाना है, वहां पर एनसीसी एनएसएस जो दूसरे जो कैडेट्स होते हैं उनका भी इसमें सहयोग लिया जाएगा, अभिभावकों से भी सहयोग लिया जाएगा, और जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी पूरा जो सहयोग है इस चीज को लेकर लिया जाएगा। और सर्वे भी यहाँ पर इसके मध्यंतर करवाया जाएगा शिक्षण संस्थानों में, ताकि अगर कुछ विद्यार्थी हैं जिन्हें अगर जरूरत है जिन्हें चिन्हित किया जाए कि अगर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अगर नशा करते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी की जाए प्रॉपर वे में, ताकि वो इस नशे की एक्टिविटी से थोड़ा दूर रह सके। तो इस तरह से जो इंटीग्रेटेड जो ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी है जिसे लागू किया गया है, तो शिक्षण संस्थानों के लिए विशेष तौर पर इस तरह का जो प्रावधान है इस पॉलिसी के अंडर यहाँ पर किया गया है।
और ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार जो यंगस्टर्स के अंदर और स्पेशली जब उनका जो समय होता है स्टडी करने का जो समय होता है और इस समय में वो नशे में काफी ज्यादा जो इंडल्ज हो जाते हैं, काफी हम कह सकते हैं इससे राहत भी मिल सकती है और जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहने में भी इसकी वजह से उन्हें मदद मिल सकती है। तो अगली जो खबर है और आखिरी जो हमारी अपडेट रहती है कोविड को लेकर, तो आपको हम बता दें कि पिछले 24 घंटों में 65 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन कोविड से किसी की भी जो मौत है पिछले 24 घंटों में नहीं हुई है। नए जो केसेस है कोविड के आपको हम बता दें, ये बिलासपुर से 2 हैं, चंबा से 12 है, हमीरपुर से 3, कांगड़ा से 22, किन्नौर से एक भी केस नहीं है, मंडी से 11 हैं और शिमला से 10 केसेस हैं और सोलन से 3 और ऊना से 2 केसेस, यानी कि कुल 65 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। और लाहौल स्पीति अभी एक ऐसा राज्य, माफ कीजिएगा, ऐसा जिला है जहां पर जो एक भी कोविड केसेस नहीं रह गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी जो कोविड पेशेंट है वो ठीक हो चुके हैं, तो इसलिए लाहौल स्पीति ऐसा जिला बन गया है जहां पर एक भी कोविड पेशेंट नहीं है। तो एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में अभी 462 है जिनका इलाज चल रहा है और कोरोना से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 4105 पहुंच चुका है। और शिमला का जो कोविड बुलेटिन है वो हम कुछ ही देर में आपसे साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे हम इजाजत चाहेंगे, तमाम अपडेट आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। अगर इसी समय मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत और आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।